हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी, जो कि काफ़ी टाइम से रुक सी गई थी। एंड कम से कम 9-10 दिन हो गए थे जब से हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो नहीं आई थी। तो मुझे भी इसका खेद है कि मतलब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एंड उसकी भी कोई वजह है कि एक्चुअली मैं हमारे कॉलेज के अभी चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है, तो शायद मैं अपने यूट्यूब चैनल को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। एंड बट मेरी फिर भी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना भी अच्छा कर सकूँ, आप लोगों के लिए जितनी भी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करता रहूँगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा सकूँ ज़रूर करवाऊँगा। एंड आई होप आप लोग ये सीरीज़ पसंद कर रहे होंगे। एंड पसंद कर रहे होंगे तो लाइक ज़रूर करना। एंड अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको आईसीआर से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। एंड जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट यहाँ क्लियर किए जाएंगे। एंड आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, क्या पेपर का पैटर्न, मतलब सारी चीज़ें हम आपके साथ यहाँ साझा कर रहे होंगे। एंड जो एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, शायद आप उस एक्सपीरियंस को अभी ले रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प करने में थोड़ा बहुत सक्षम ज़रूर हूँगा। तो अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें मैंने सॉल्यूशन के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे पेपर को टैकल करना चाहिए। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि किस क्वेश्चन को अगर टफ है तो कैसे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्वेश्चंस के साथ बताता रहता हूं, जो कि कहीं ना कहीं आपके हेल्प करेंगे। तो अगर आप वाकई में आईसीआर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेरे वीडियो सॉल्यूशंस देखें या कहीं से भी कोई भी पेपर लेके उसको सॉल्व करें, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर करें, क्योंकि वो ही आपको एक पैटर्न सेट करवा के दे पाएंगे जो कि आपका एक माइंड सेट तैयार कर देगा कि अच्छा, अगर हमें आईसीआर का पेपर देना है एंड इतना स्कोर करना है तो हमें इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एंड डिटेल स्ट्रेटजी की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल पर मैं बना चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं। एंड आगे कुछ टाइम बाद मैं कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारी स्ट्रेटजी आईसीआर के लिए क्या होनी चाहिए वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँगा। एंड आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिज़िक्स का हमारा थर्ड पार्ट रहता था, जिसमें कुछ 20 क्वेश्चंस 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के रह गए थे। आज हम वो कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद हम मैथ्स सेक्शन डिस्कस करेंगे शायद, या फिर कोई और पेपर डिस्कस कर सकते हैं। अभी सॉल्यूशंस मैंने नहीं बनाए हैं, बट जैसे ही बनाऊंगा तो अपलोड ज़रूर कर दूंगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों की हेल्प कर रही होंगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ऑब्वियसली लाइक किया करो एंड कमेंट भी करके बताया करो कि आपके रिव्यूज़ क्या हैं मेरी वीडियोज़ के बारे में। एंड दैट्स ऑल। बाकी देखिए अपनी वीडियो एंड तैयारी करते रहिए। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, आज हम अपने फिजिक्स का पार्ट थर्ड कर रहे होंगे। एंड काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, तो मुझे भी बुरा लगा कि मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था। बट मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों को कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करा दूँ अपने चैनल पर। तो आज हम फिज़िक्स का लास्ट पार्ट करेंगे इसमें, एंड जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपका कम से कम टाइम लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड थियोरेटिकल पोर्शन एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सही तरीके से बता सकूं। तो कोशिश करना कि ये पेपर जो जब भी सॉल्व करते हो तुम लोग, तो कॉपी पेन के साथ ही बैठकर किया करो, ताकि चीज़ें तुम्हें रियलिस्टिक लगें। एंड सिर्फ अगर ऐसे ही देखते जाओगे हवा में तो नहीं चलेगा काम, तो तुम लोगों को कॉपी पेन के साथ ही बैठना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलता रहेगा। एंड मैंने आईसीआर पर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं पहले से ही, तो अगर आपने वो नहीं देखी एंड आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आई होप वो वीडियो आपकी हेल्प करेंगे। एंड बाकी अगर कुछ रहता है तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई तुरंत ही कर देता हूँ। तो आई होप मैं आपकी उस टाइम हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 31।
इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोलर सेल इज शोन इन द फिगर, द पॉइंट्स A and B आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। तो ये जैसे आप लोगों को पता होगा कि सोलर सेल का एक फिगर दे रखा है इन लोगों ने, और पूछा है कि A और B जो पॉइंट हैं वो कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ किस चीज़ का, मतलब इस साइड इन्होंने भी यानी वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है और यहाँ I यानी करंट का ग्राफ दे रखा है। तो ये जो पॉइंट है उस पर अगर आप लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो देखो ए पर आपका करंट जो है वो ज़ीरो है कि नहीं, और वोल्टेज मैक्सिमम है। तो हम इसको ओपन सर्किट बोलेंगे, क्योंकि ओपन सर्किट ही एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट आपका ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कह सकते हैं, जैसे आपके ऑप्शंस है ना ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ये जो है वो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है, ठीक है। अब हमें बी को देखना है। तो बी में देखो I मैक्सिमम है बट वोल्टेज ज़ीरो है। तो ये क्या हो सकता है कि ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि यहाँ वोल्टेज आपका ज़ीरो है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होता है। तो जो बी जो होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट करंट। तो हमें बस यही बताना है कि आपका जो पॉइंट ए है वो क्या है और जो पॉइंट बी है वो क्या है। तो ए में देखो करंट ज़ीरो है तो ओपन सर्किट होगा, एंड बी में करंट मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली आपका शॉर्ट सर्किट होगा। तो ए आपका ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसका मतलब 31 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड हिंदी में जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, एंड वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आप हिंदी का वीडियो को रोक कर देख सकते हैं आसानी से, एंड आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। एंड अब हमारा जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सेलुलर रेडियो मोबाइल इज़ व्हाट। देखो ये क्वेश्चन याद करने वाला है, अगर आपको याद है क्या कह सकते रिमेंबर है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना तुक्का लगाओगे तो मे भी चांसेस हैं कि गलत हो जाए। मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि तुक्के तभी लगाओ जब एक या दो ऑप्शन में आपको डाउट हो, वरना अगर चारों में डाउट है तो तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ही आप पर चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे आपने सॉल्व कर लिए हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप तुक्के बिल्कुल भी ना लगाएं, वही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 896 to 935 मेगाहर्ट्ज़। ये आपकी सेलुलर रेडियो मोबाइल की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। एंड अब क्यों होती है, कैसे होती है, इसका कोई रीज़न नहीं है, बट होती है तो होती है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन ICR में मैक्सिमम पूछे जाते हैं कि किसी भी फ्रिक्वेंसी की रेंज पूछ ली, एक्सरे हुआ आपका और गामा रे हुआ, इन सारे की फ्रिक्वेंसीज आपको याद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप याद कर सकते हो। और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 32 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब इसका क्यों, कैसे, क्या है, आप रीजन्स के पीछे नहीं जा सकते। मतलब रीजन क्या हो सकता, रेंज है, वैल्यू है तो है। तो इसका ऑप्शन आपका आंसर 4 होगा। बाकी भी आप याद कर सकते हो क्योंकि ICR ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता रहता है। हिंदी में भी सेम वही आपका 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बाकी चीज़ें आप याद कर सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ICR पूछता रहता है। एंड ये क्वेश्चन जो हमारा है 33 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेलीग्राम पे चैनल पर भी पूछा था। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएँ। मैं क्योंकि वहाँ प्रीवियस ईयर के छोटे छोटे क्वेश्चंस अपलोड करता रहता हूँ, एंड और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस मैं वहाँ देता रहता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो उसे ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ मैं छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ एंड ट्रिक्स वगैरह ऐसी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक नीचे मिल जाएगी, आपको देख लेना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो क्वेश्चन है वो है एंड द डायोड यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। देखो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं सजेशन दूंगा कि आप पढ़ लेना, एंड जिसने पढ़ा होगा उसको आसानी से पता होगा कि इसका आंसर जेनर डायोड है। हम जेनर डायोड का यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, एंड इस पर जेईई में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर था, जिसको ने पढ़ा होगा, याद होगा, उसको इजीली आंसर पता होगा कि जेनर डायोड का हम यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो बस यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो रहा होगा। अब जिसने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा उसे आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली आपको बेसिक्स तो आने चाहिए। हिंदी में भी सेम वही है, जेनर डायोड आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है इन ऑप्टिकल फाइबर द लाइट ट्रेवल अलोंग द फाइबर by undergoing repeated total internal reflection. For this purpose be ensure that the refractive index of the material is what। इनका कहना है कि जो ऑप्टिकल ट्यूब्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो फाइबर होते हैं वो मतलब अपन यूज़ नहीं करते डाटा ट्रांसफ़र के लिए, मतलब नेटवर्क वगैरह के लिए, तो हम उसमें TIR वगैरह काफ़ी कुछ होता है, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा ये। तो इनका कहना है कि जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका क्या कैसे होगा। तो देखो ये NCERT से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है, NCERT की लाइन ही है, उसमें इसके आगे जो होता है वो होता है डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड सरफेस, एंड यही इसका आंसर है। बाकी अगर इसके बारे में तुम लोगों को ज़्यादा जानना है तो ऑब्वियसली तुम लोग NCERT को प्रेफर कर सकते हो, गूगल को प्रेफर कर सकते हो, यूट्यूब को प्रेफर कर सकते, क्योंकि हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बता सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टुवर्ड सरफेस फॉर TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। बाकी थोड़ी अगर डिटेल में जानना है तो तुम लोग गूगल पर देख लेना, आसानी से मिल जाएगा। एंड हिंदी में भी सेम वही है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो बाकी क्यों कैसे क्या तुम लोग गूगल कर लेना, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो है एज ए रियर मिरर इन अ कार द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, एंड सभी लोगों ने सही जवाब दिया। एंड ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता कि हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, तो ऑब्वियसली ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 35 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका सा है। एंड हिंदी में भी सेम वही, उत्तल मिरर मतलब दर्पण का यूज़ करते हैं हम गाड़ियों में, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है द रेडेस्ट अपीयरेंस ऑफ द सन नियर द हॉरिजन इज ड्यू टू द फॉलोइंग फिनोमिना। सबको पता है स्कैटरिंग की वजह से ये होता है कि जो हमारा सन होता है वो हमें रेड अपीयर होता है ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा। एंड स्कैटरिंग किससे, वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उससे लाइट टकराती है तो स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग यानी रैली स्कैटरिंग आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। एंड ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है स्कैटरिंग की वजह से रेडिस अपीयरेंस शो होता है सन के आसपास, आप लोगों ने भी देखा होगा, बस यही इसका आंसर है। एंड हिंदी में भी सेम वही रैले प्रकीर्णन आप लोग देख सकते हैं, एंड यही इसका आंसर है। आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 वो है आपका क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग करंट आई एट इट्स सेंटर इज गिवन बाय। तो आप लोगों को याद होगा, वैसे तो हम लोग याद कर लेते हैं कि इसमें जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो होते म्यू नॉट I/2R।
और एक और फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। पाई आता है इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। जब हम इनफाइनाइट वायर से किसी पॉइंट पर करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तब फॉर्मूला बनता है हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और अगर हम सर्कुलर लूप से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तब आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सीधा फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा। वैसे जो भी मैग्नेटिक का चैप्टर होता है उसमें ये फार्मूलाज इतने यूजुअली यूज होते हैं ना बार बार कि हमें आसानी से याद हो जाते हैं, तो आप लोगों को भी याद होगा। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 1। 37 का जो आंसर गया वो ऑप्शन नंबर 1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर सर्किल की जगह ये लोग इनफाइनाइट वायर लेते तो बन जाता 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तब बनता जब इनफाइनाइट वायर होता, बट इन्होंने सर्कुलर लूप लिया है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्वेश्चन है व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस। मतलब अगर हम देखें एक डायोड होगा आपका, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, अगर वो रिवर्स बायस में है तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज व्हाट। मान लो एक ये है आपका P और ये है N और ये है आपकी डिप्लीशन लेयर। तो आप लोगों को बेसिक्स का क्वेश्चन है, देखो इतने डीप जाके इन लोगों ने नहीं पूछा। आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे, मतलब कि जब एक रिवर्स होता है एक फॉरवर्ड बायस होता, तो ठीक है। तो उसमें फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर आपकी पतली हो जाती है, इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का। बट जब रिवर्स बायस होती है ना तो डिप्लीशन लेयर आपकी बढ़ जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो जाता है। तो इन्होंने सेम वही पूछा है कि जब रिवर्स बायस में होता है तो बताइए कि विड्थ बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली विड्थ बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इंक्रीज यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है 38 क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्होंने पूछा कि व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, तो बताइए कि विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज व्हाट, बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि रिवर्स बायस में बहुत कम करंट जाता है, और बहुत कम करंट का रीज़न यही होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाता है। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि डिप्लीशन लेयर काफ़ी चौड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है तो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। आपने अगर बेसिक्स भी पढ़े होंगे ना तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सेम हिंदी में भी वही है, बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 क्वेश्चन है वो है, एंड क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल हैविंग रेडियस r एंड टोटल चार्ज q इज व्हाट। देखो कितना सिंपल, मतलब सिंपल क्या, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और स्टूडेंट्स गलत भी कर देते। इन्होंने पूछा है कि बताइए एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है, चार्ज q है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी। अगर आपने पढ़ा हो, याद हो, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्फेरिकल सेल के अंदर 0 होती है। एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्यों होती है? क्योंकि वो कैंसिल आउट कर देते हैं एंड सब कुछ सरफेस पर रहता है, तो उसकी वजह से आपके जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से स्टार्ट होती है तो उसे ख़त्म होने की जगह भी चाहिए होती है, बट अंदर ये हो नहीं पाता। इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। एंड इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर लोगे ये क्वेश्चन, आपको बेसिक्स आते होंगे तो। सेम हिंदी में भी शून्य आपका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अ वेन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर। ये भी क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम बुक ग्रुप पर पूछा था, अगर आप होंगे तो आपको पता होगा, शायद आपने सॉल्व भी किया हो। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर यूज़ किस लिए होता है। तो एक्सीलरेटिंग न्यूट्रॉन के लिए नहीं होता है, चार्जिंग कैपेसिटर के लिए नहीं होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी नहीं हो, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आपका करेक्ट आंसर है। ये एक्सीलरेट करने के लिए होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का।
जो कि वेन डी ग्राफ के नाम से जनरेटर का नाम रखा गया है। एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स के लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। बस यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। अब क्यों, क्या, कैसे, क्या यूज़ पूछा है, आपको पता होगा तो कर लोगे, नहीं पता होगा तो छोड़ने में ही भलाई है, वरना पक्का गलत कर दोगे। इसलिए तुक्के ना मारें, बहुत फ़ायदा रहेगा आप लोगों का, ठीक है। एंड हिंदी में भी सेम वही आपका ऑप्शन 4 आंसर करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज। ये भी क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर पूछा था, इसलिए अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट कर देना। इसका आंसर है करंट। करंट ही बस एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में आप ले जाइए। बाकी करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट करंट एक ऐसा है जो कांस्टेंट रहता है। तो यही आपका आंसर है, यही हमें बताना था कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। सिर्फ करंट ही है जो कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं, बस हमें यही बताना था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, करंट ही है जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बाकी हिंदी में भी सेम है, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप इजीली कर लोगे, देख के देखना। व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, R1/R2 बराबर R3/R4। अगर ये हो गया तो आपका जो 5th रेजिस्टेंस होता है उसको हम हटा सकते हैं। सेम ऐसा ही है, 10/20 इक्वल टू 20/40। ये सही हो गया, 1/2 तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। और अगर व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, बन गया ना। तो फिर क्या बना, एक ये बना और एक ये रेजिस्टेंस बना, ये बना 30 और आपका ये बना 60, और ये आपके 2 पॉइंट, एक ए और बी। हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 20 ओम आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। पैरेलल हैं दोनों को, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मतलब 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 20 ओम करेक्ट आंसर मिलेगा। एंड आंसर यानी 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है, कौन सा क्वेश्चन है, 42। तो 42 का जो आंसर आएगा 4th ऑप्शन आएगा। एंड कॉन्सेप्ट वही है, मैंने बताया व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाओगे, R1/R2 बराबर R3/4 का कॉन्सेप्ट जब लगाओगे तो हम R5 को हटा देंगे। R5 को हटा दोगे तो सर्किट आपका बिल्कुल सिंपल बन जाएगा, जो 10th क्लास में हम पढ़ते आए हैं। उसको आप आसानी से सॉल्व करोगे तो 20 ओम आपको आंसर मिलेगा और ऑप्शन आपका जो होगा वो 4th ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व कर रहे होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन है 43। एंड 43 जो क्वेश्चन है वो है, द एविडेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय H.C. ऑर्स्टेड। इसका आंसर है H.C. ऑर्स्टेड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन बताया था, कनेक्शन बताया था। एंड वही इन्होंने पूछा है कि किसने बताया था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है H.C. ऑर्स्टेड, इन्होंने ही रिलेशन बताया था इनके बीच में। एंड बस यही इसका आंसर है। आपको याद होगा तो कर लोगे, क्यों ICAR में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तो आप आसानी से कर लोगे, अगर नहीं याद है तो मुश्किल में खड़े कर सकते हैं। तो हिंदी में भी सेम H.C. ऑर्स्टेड आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 43 का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M, ये कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, मास M है,
एक्सीलेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन हैविंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी द साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी इज व्हाट। देखो कभी कभी फ्रिक्वेंसी पूछ लेते, कभी कभी टाइम पीरियड पूछ लेते, कभी कभी रेडियस पूछ लेते। और आप लोगों को याद होगा कि ये डेरिवेशन 12th में मैक्सिमम टाइम आता है, और इसमें क्या करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को हम सेंटीपिटल फोर्स के बराबर रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, क्यू भी बी बराबर एम भी स्क्वायर वाई आर। और इस फॉर्मूले से हम सारे के सारे फॉर्मूलेस को ड्राइव कर लेते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका क्या, आपको फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए ना हमें, अभी यहाँ से ड्राइव करके बता दें। वैसे आप लोगों को आता होगा, वैसे करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट फिर भी हम करते हैं एक बार। तो भी क्या आएगा आर, अगर यहाँ से हम भी निकालें ना, एक भी से भी कैंसिल, तो बनेगा आर क्यू बी अपॉन एम, यही बचा ना, आर क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, ये बना आपका वी, आर क्यू बी याद रखना, मतलब क्या बना, आर क्यू बी अपॉन एम। अब देखना कि मतलब तुम लोगों को पता हो टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस यानी 2πr अपॉन स्पीड यानी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से जब इसको पुट करेंगे भी की जगह, तो r से r कैंसिल हो रहा होगा, बस इतना ही हो रहा। तो अब जो हमें भी यहाँ रखा हमने, m आ जाएगा आपका ऊपर, नीचे आ जाएगा क्यू बी, तो t क्या बना, t बना 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये बना t, इसका उल्टा कर दो आपको मिल जाएगा f, और f बना क्यू बी अपॉन 2πm। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3। देखो इस डेरिवेशन से आप सारे फॉर्मूलेज इजीली ड्राइव कर सकते हो, और ये बोर्ड में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है, तो सारे स्टूडेंट्स इसको करते हैं मेरे हिसाब से। आपने भी किया होगा, इजीली कर लोगे। एंड ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्यू बी बाई 2πm आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ड्राइव कर रहे होंगे। सेम हिंदी में भी वही करना है, कुछ अलग नहीं है। एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, और क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है एंड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर। इनका कहना है कि एक गैल्वेनोमीटर है और इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि एमीटर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहली कंडीशन है मिनिमम रेजिस्टेंस, और दूसरी कंडीशन है मैक्सिमम करंट। यही तो है कि जो आपका ये क्या है एमीटर है वो क्या करता, करंट मेजरमेंट करता ना। हाँ, तो उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जैसे मिनिमम रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, ऑब्वियसली जब हम कोई भी छोटा सा रेजिस्टेंस अगर इसके पैरेलल में लगा देना, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो सब उससे भी छोटा बनेगा। तो ऑब्वियसली इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को छोटा कर सकते, और करंट को मैक्सिमम करना है तो कैसे करेंगे, जब रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हो ही जाएगा। यही तो हमें बताना है कि अगर इसको एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर है। हम लो रेजिस्टेंस को अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दें तो वो एमीटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ करंट बता देगा, तो गैल्वेनोमीटर भी ऐसे ही है। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, और अगर इसी गैल्वेनोमीटर को इन लोगों ने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला होता तो हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाते और मिनिमम करंट, तब हम सीरीज़ में लगाते रेजिस्टेंस को। ठीक है, बस यही है। और इसमें हम बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते अगर हमें वोल्ट मीटर चाहिए होता तो, बट हमें एमीटर चाहिए तो हम लो रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे होंगे, वो भी पैरेलल में। ठीक है, इस तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें तो देखो इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, अगर JEE में यही क्वेश्चन आता तो वो न्यूमेरिकल देते और बताते कि हमें इतना एमीटर चाहिए, तो बताइए कि हमें कितना रेजिस्टेंस, कितनी ओम का रेजिस्टेंस लगाना चाहिए गैल्वेनोमीटर में, ताकि हमें इतना समथिंग ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इतना ऐसे एमीटर मिले, ऐसे वोल्ट मीटर मिले। इसमें सिर्फ इन लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन ही पूछा है, इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग बेसिक्स ज़रूर पढ़ना, काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 46, और 46 जो क्वेश्चन है वो है एट ए सर्टेन प्लेस अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक
फील्ड इज 0.26 G एंड द डिप एंगल इज 45 डिग्री। तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन इज व्हाट। तो आप लोगों ने इस चैप्टर में, मैग्नेटिज्म का ये चैप्टर है जो, इसमें एक फॉर्मूला पढ़ रहा होगा, वो फॉर्मूला होगा tan phi बराबर बी भी बाय बी एच, और v वर्टिकल को डिनोट करता है और h आपका हॉरिजॉन्टल को डिनोट करता है। इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा होगा, बस यहीं से हमें निकालना है। और जो मेन b इन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट b v स्क्वायर और b h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि tan phi जो आपका है वो 1 है, इसका हम यूज़ कर रहे होंगे, देखो वहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। एंड tan phi आपका 1 हुआ, तो यहाँ से पता चल गया कि b भी बराबर बी एच है, यानी कि 0.26 G, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड टोटल। तो वो निकालने के लिए हमें इसका रूट स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे, वो ऐसे कि रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों सेम है तो बी भी स्क्वायर बराबर बी भी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, यानी कि √2 इंटू बी भी, और ये हमारा b निकल रहा है जो हमें कि फाइंड करना है। √2 इंटू बी भी कितना है, बी भी या बी एच आपका ये 0.26 G, यानी कि 0.26 G, ये आपका करेक्ट आंसर है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब कैसे किया हमने, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, tan phi वाला, दोनों इक्वल मिल गए हमको, हमें पता था कि उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन पर। तो सेम वही किया और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ गया। इस तरीके हम से इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई और तरीका है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड कोई फिर भी डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट कर देना, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। हिंदी में भी सेम वही करना है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एंड नाउ हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है हमारा कि वर्किंग ऑफ इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट। एडी करंट के मतलब प्रिंसिपल पर, एडी करंट इफेक्ट पर डिपेंड करता है हमारा इंडक्शन फर्नेस। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है और वो इतना हाई होता है, हो जाता है टाइम टू टाइम कि वो हम इंडक्शन फर्नेस के रूप में भी उसे यूज़ करते हैं। तो बस इन्होंने यही पूछा है कि वर्किंग ऑफ इंडक्शन फर्नेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 47 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होता है। एडी करंट एंड फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये इंड्यूस होता है, बस यही आपका आंसर है। ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ऑब्वियसली तुम लोग गूगल पर सर्च कर लेना या यूट्यूब कर लेना, ईजिली समझ जाओगे चीज़ें। हिंदी में भी सेम वही आपका ऑप्शन नंबर 2 एडी करंट यानी कि भंवर धारा प्रभाव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एंड क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो है अ 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स, इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज। जो कितने सिंपल न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं, सीधा सा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जेड वाली की जो प्रिपरेशन कर रहा होगा स्टूडेंट, उसको ICR का पेपर इतना टफ नहीं लगेगा। बट अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो कोई भी हो फिर आपको टफ लगेगा। बस हमें ये फॉर्मूला रखना है, बस आंसर आ जाए। XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका 1/ωc, ओमेगा यानी 2πf यानी 50 हर्ट्ज, एंड C क्या है आपका 20 माइक्रोफैराड है, 20 इंटू 10⁻⁻6 यानी 10⁻+6 ऊपर पहुंच जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा क्या। एंड अगर हम सॉल्व करके देखें तो देखो इससे 3 जीरो बन रहे होंगे तो कैंसिल कर देंगे, मतलब बनेगा 123/2π 500/π, ठीक है। अब बचा 5/π इंटू 10⁻², यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। कुछ नहीं करना यार, फॉर्मूलों में वैल्यूज़ रखो और सीधा सा आंसर ला लो। इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर।
कुछ नहीं करना, बस x बराबर 1/ओमेगा c का फॉर्मूला यूज़ करना है एंड वैल्यूज़ रखनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। एंड हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो रहता है वो है क्वेश्चन नंबर 49। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस। फ्रीक्वेंसी जो इन्होंने दी है 50 हर्ट्ज इन एक्स डायरेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दे रखी है 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है शायद, मैग्नेटिक वेव का, अरे वो एक वेव का कोई चैप्टर 7वां या 8वां फिजिक्स में, उसका क्वेश्चन है। फिजिक्स में तो होगा ही, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है तो ठीक है, वहीं से है। उसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, देखो तुम लोगों को मैं बताऊँ, और वो होता है कि बी वेक्टर बराबर ई वेक्टर अपॉन सी। एक और रिलेशन होता है इनका, ई क्रॉस बी करके कुछ होता है, अब उतना मुझे याद नहीं आ रहा, बट इस रिलेशन से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बी और ई हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, तो अगर ये जे कैप है तो ऑब्वियसली के कैप में आपका आंसर आ रहा होगा। अब हमें बी निकालना है, ये पता है, सी तो सबको पता रहता, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, बी निकालना ना हमें। ई दिया है 6.3 अपॉन सी क्या होता है 3 × 10⁻8, बस आंसर 2.1 × 10⁻−8, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। माइनस आइनस में नहीं आता है, सेम ये लोग परपेंडिकुलर सेम डायरेक्ट मतलब परपेंडिकुलर में रहते हैं, तो माइनस की कोई वजह नहीं है, ठीक है। बस बाकी अगर यहाँ के जे आई होता तो फिर आपको एक और रिलेशन यूज़ करना पड़ता, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा नहीं। बट हाँ, इन्होंने डायरेक्शन मतलब की कैप जो दिया है वो चेंज नहीं किया, तो आप आंसर इजीली ला लोगे इस फॉर्मूले से भी, बी इक्वल टू E/C या E इक्वल टू BC। इस तरीके से फॉर्मूले को याद अगर आपको है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 2.1 × 10⁻8 की कैप टेस्ला। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 एंड फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी खुशी की बात है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। एंड भाई ये ईस्ट वेस्ट प्लेन बहुत बेकार से होते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन ऑफ द लूप इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। द फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप इज व्हाट। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम बी इक्वल टू नहीं, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब देखो डायरेक्शन वगैरह अगर लगाओगे तो ये जो आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड वो 45 डिग्री पर आ रही है, कुछ इस तरीके से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इससे आ रही है 45 पर, और ऐसे रखा हुआ है तो एंगल जो बनेगा 45 बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स हमें बताना है वो है बी, हमें पता है 0.1, एरिया कितना है 0.1 का स्क्वायर और 1/√2, यानी कि 10⁻³ आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस, सारी फिजिक्स का पार्ट ख़त्म करते हैं। एंड हमारा फिजिक्स पूरा हो गया, केमिस्ट्री पूरा हो गया, अब रहता मैथ, तो हम मैथ करवाने की कोशिश करेंगे। एंड बाकी भी शिफ्ट के पेपर हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने चैनल पर ज़रूर सॉल्व करवा दें। बाकी अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो वहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस टेलीग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं और चैनल पर बाद में आ पाते हैं, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड जो भी रहता है यार, आप लोग मतलब कन्फ्यूजन्स में रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा रहता हूँ। कभी भी कोई भी कमेंट कर दो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, तो बेझिझक आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, और लाइक किया करो वीडियोस को। बाकी जो मर्ज़ी करो यार, पढ़ो बढ़िया से एंड फोड़ो, सब कुछ अच्छा ही होगा अगर मेहनत करोगे तो। एंड दैट्स ऑल। मैं फिर भी सजेशन दूंगा कि कहीं से भी करो भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करना।
बाकी कुछ भी रहता हो तो बताना फिर। एंड दैट्स ऑल। चलिए फिर यहाँ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। एंड फिर भी अगर कुछ बचता है तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को कोशिश करना ज्वाइन कर लो, ठीक है, फ़ायदा में रहोगे तुम लोग। बाकी एंड दैट्स ऑल। चलो चलते हैं, बाय, थैंक यू।